नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट 20 जो कि आपके यूपीपीसीएस प्रीलिम्स और आरओ एआरओ दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर अभी तक आपने 19 टेस्ट को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर इन सारे टेस्ट को ज़रूर देखिए, क्योंकि यहाँ पर हमने बहुत से महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस किया है। तो क्लास में आप सभी को सजेस्ट करूँगी कि पहले के टेस्ट को भी ज़रूर देख लीजिए। अब चलो आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। किसी भी तरीके का अगर आपको डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यहाँ पर क्लास आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहूँगी फाउंडेशन कोर्स के बारे में, जो कि डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए लेकर आया है। इस फाउंडेशन कोर्स में एंटायर सिलेबस कवर किया गया है यूपीपीसीएस 2025 के लिए। यहाँ पर प्रीलिम्स और मेंस दोनों के सिलेबस को कवर किया गया है। प्रीलिम्स में जीएस पेपर के साथ साथ सीसैट पेपर भी कवर किया गया है और मेंस में जीएस पेपर जो आपके हैं, साथ ही साथ हिंदी और एसए पेपर भी कवर किए गए हैं। तो अगर इस कोर्स से रिलेटेड आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट करिए, आपको सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दी जाएगी। डिकोड एग्जाम आप लोगों के लिए एक और क्रैश कोर्स लेकर आया है जो कि राइटिंग कोर्स है, ठीक है, मेंस 2024 के लिए। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्लास, जो आपके जीएस पेपर हैं उनको वेरियस टॉपिक्स में डिवाइड कर दिया गया है, टॉपिक 1 2 3 4 ऐसे करके, और प्रॉपर आपको टाइम टेबल दे दिया गया है कि इस दिन ये टॉपिक आपको दिया जाएगा। आप क्या करेंगे, उस टॉपिक को एक बार गो थ्रू करके आएंगी और उसी टॉपिक से रिलेटेड 5 प्रश्न आपको कोचिंग द्वारा दिया जाएगा, जिसके कि उत्तर आप खुद लिखेंगे और हमें सेंड करेंगे। हमारे यहाँ की फैकल्टी उसको इवैल्यूएट करके आपको फीडबैक देंगे कि कहाँ पर इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है, ठीक है। और साथ ही साथ 5 ऐसे प्रश्न होंगे जिसके कि मॉडल आंसर्स कोचिंग द्वारा आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि हर टॉपिक से रिलेटेड 10 प्रश्न आपके पास होंगे। तो ये जो प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को आती थी कि मैम पूरा सिलेबस तो पढ़ लिया है लेकिन आंसर किस तरीके से लिखना है नहीं समझ में आ रहा है, ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी जब आप उसी टॉपिक से रिलेटेड 10 प्रश्नों को देखेंगे और उसी से रिलेटेड आंसर्स आप खुद लिखेंगे और कोचिंग द्वारा जो आंसर प्रोवाइड किया गया उसको आप देखेंगे। तो आपकी राइटिंग हैबिट डेवलप करेगी। याद रखिएगा क्लास, मेंस में ये नहीं मैटर करता कि आपको नॉलेज कितनी है, वहां पर आप प्रेजेंट कैसे कर रहे हैं अपने आंसर्स को, टू द पॉइंट आप लिख रहे हैं कि नहीं, ये मैटर करता है और मार्क्स भी तभी आपको मिलते हैं। तो अगर इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर आप कॉन्टैक्ट करिए। चलिए अब आज की क्लास का हम अपना पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। भारत का सुंदर वन उदाहरण है। सुंदर वन ऑफ इंडिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ सदाबहार वन, शीतोष्ण वन, शंकुधारी वन या फिर ज्वारीय वन। तो बताइए जो सुंदर वन है वो किसका एग्जाम्पल है, तो वो है टाइडल फॉरेस्ट का एग्जाम्पल। डी आपका सही उत्तर है। अब यही प्रश्न इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, जो सुंदर वन है वो किसका एग्जाम्पल है, मरीन इकोसिस्टम का, ग्रासलैंड इकोसिस्टम का, फॉरेस्ट इकोसिस्टम का या फिर मैंग्रोव इकोसिस्टम का। तो मैंने आपको बताया था कि भारत में अगर आप मैंग्रोव्स देखेंगे तो सुंदरबन डेल्टा में आपको मैंग्रोव्स मिलेंगे। ये मैंग्रोव जो है वो तटीय क्षेत्र में मिलते हैं, ठीक है, इसीलिए ये ज्वारीय वन का एग्जाम्पल है और यहाँ पर हमें मैंग्रोव्स मिलते हैं। दोनों चीज याद रखिएगा, परीक्षा में किसी भी तरीके से प्रश्न बन सकता है। अब यहाँ पर क्लास एक और प्रश्न आपका बन सकता है, जो आप ध्यान दीजिएगा कि भारत में मैंग्रोव्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और किस नाम से, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने देख लिया सुंदरबन। सुंदरबन में पश्चिम बंगाल में अगर हम देखेंगे, यह विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है और ये यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल है। तो इतना तो आपको क्लियर है पहला वाला। लेकिन और देख लो, भीतरकनिका की जब हम बात करेंगे यहाँ पर भी मैंग्रोव्स पाए जाएंगे और भीतरकनिका कहाँ पर है, उड़ीसा में है। फिर पिचवरम की बात करेंगे, ये तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। चोराओ द्वीप की बात करेंगे तो ये गोवा में स्थित है, ठीक है। कच्छ की खाड़ी की बात करेंगे तो आप सभी को पता है। वेम्बनाथ की बात करेंगे तो ये केरल में है और थाने क्रीक की बात करेंगे तो थाने भी आपको पता है महाराष्ट्र में है।
तो इन इन जगह हमें मैंग्रोव्स दिखने को मिलते हैं, ये याद रखिएगा। हो सकता है परीक्षा में आपको मैच करने को दे दिया जाए। तो थाने और कच्छ वाला जो एग्जाम्पल है ये तो बहुत ही आसान है। वेमनाथ भी कई बार पूछा गया है, तो इसको भी मैं आसान मानूंगी। लेकिन चोराव द्वीप हो सकता है बहुत स्टूडेंट्स को ना पता हो, तो ये गोवा में है। पिचवरम याद रखिएगा तमिलनाडु में है। भीतरकनिका कहाँ पर है? उड़ीसा में है। और इन सब जगह मैंग्रोव्स पाए जाते हैं। ठीक है क्लास। अब मैंग्रोव्स कैसे पेड़ होते हैं मैंने आपको बताया है, ये तटीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगर इन पेड़ों को देखेंगे तो इनकी विशेषता क्या होती है, इनकी जड़ें जो होती है वो पानी के ऊपर होती है। इनकी जो जड़ें हैं, जो रूट्स हैं, वो अंदर की तरफ नहीं होती, वो पानी के ऊपर होती है। और इन्हीं जड़ों के माध्यम से ये रेस्पिरेशन करते हैं, ये श्वास लेते हैं। ठीक है, ऐसे आप समझिए। यहाँ पर नोड्स होती हैं जिसके के माध्यम से ये रेस्पायर करते हैं, ये ट्रीज। इतनी चीज क्लियर है। और इन पेड़ की एक और विशेषता होती है, इनकी जो सीड्स होती है ना, जब वो पेड़ में लगी रहती हैं तभी वो जर्मिनेट कर जाती है। अक्सर हम देखते हैं पेड़ से गिरने के बाद जो सीड है वो जर्मिनेट करती है, जो बीज है। लेकिन इन पेड़ों की जो बीज होती है वो पेड़ में ही जर्मिनेट कर जाती है। साथ ही साथ जिस तटीय क्षेत्र में इनकी ग्रोथ होती है वो हो सकता है वहाँ का पानी जो हो वह सैलाइन हो, वो नमकीन पानी हो। ठीक है, तो ये नमकीन पानी में भी जीवित रह सकते हैं। ये कुछ विशेषताएं हैं जो आपको पता होनी चाहिए। इतनी चीज क्लियर क्लास? चलो अच्छा, अगर पेपर में आपसे बोले कि इकोटोन का एग्जाम्पल है मैंग्रोव की नहीं, तो आप क्या बोलोगे? यस कि नो? इकोटोन याद है कि मैंने आपको इकोटोन के बारे में क्या बताया था? चलो बताओ। इकोटोन याद है? एक कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, इकोटोन। और मैंने आपको बताया था कि कोई भी रीजन अगर इकोटोन है तो वहां पे जैव विविधता जो होती है, जो बायोडाइवर्सिटी होती है, वो बहुत ही ज्यादा होती है। ये चीज मैंने आपको बताई थी ना। और मैंग्रोव्स जो है वो इकोटोन का एग्जाम्पल है। तो यहां पर क्या होता है इकोटोन? बताओ इकोटोन क्या होता है? अब देखो, ये इस तरीके से मैं एक डायग्राम बना रही हूं। यहाँ पे स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र है, यहाँ पर लैंड इकोसिस्टम है, और यहाँ पर जलीय पारिस्थितिक तंत्र है, एक्वेटिक इकोसिस्टम है। तो हम एक ट्रांजिशन जोन की बात करेंगे जहां पर जो स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र है वो धीमे धीमे खत्म हो रहा है, और जलीय पारिस्थितिक तंत्र जो है वो आपका क्या है? वो आपका बनना स्टार्ट हुआ है। जो कोस्ट होते हैं, तट होते हैं, वो इकोटोन होते हैं। क्यों? तटीय क्षेत्र में हम देखेंगे तो स्थलीय पारितंत्र धीमे धीमे खत्म हो रहा है और जलीय पारिस्थितिक तंत्र आपका स्टार्ट हो रहा है। तो जो तटीय क्षेत्र होते हैं वो इकोटोन होते हैं, और ये जो मैंग्रोव्स हैं वो तटीय क्षेत्र में आपको मिलेंगे, तो ये भी इकोटोन होते हैं। और इकोटोन होने की वजह से इनकी जैव विविधता बहुत ही ज्यादा होती है। तो कभी अगर परीक्षा में आपको दे दे कि इकोटोन का एग्जाम्पल है मैंग्रोव, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है। और इसी के कारण यहाँ पर जैव विविधता बहुत देखी जाती है। क्यों? क्योंकि इस जोन में जो स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र के जो जीव जंतु हैं वो भी पाए जाएंगे, साथ ही साथ जलीय पारिस्थितिक तंत्र के भी जीव जंतु पाए जाएंगे, और साथ ही साथ कुछ ऐसे जीव जंतु भी होंगे जो इसी जोन में आपके रहते होंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा क्लास, पेपर में प्रश्न किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। तो मैंने आपको सारा तरीका बता दिया। अब देखो, दूसरा प्रश्न जो है वो अंडमान निकोबार समूह से रिलेटेड है, और बोला गया है कि अंडमान निकोबार की जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है? वो सैंडल पीक है। ठीक है, तो आपको बताना है ये जो सैंडल पीक है ये कहाँ पर लोकेटेड है? उत्तरी अंडमान में, मध्य अंडमान में, दक्षिण अंडमान में, या फिर लिटिल अंडमान में? मेरे ख्याल से ये प्रश्न मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया है। आज इस प्रश्न को हम फिर रिवाइज करेंगे, और आशा करती हूँ आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट जो हैं इस प्रश्न का सही उत्तर देंगे। तो बताओ सैंडल पीक कहाँ पर है? ये नॉर्थ अंडमान में है। ये आपका सही उत्तर है। एक आसान प्रश्न था ये। अब ध्यान देना, जब मैंने आपसे अंडमान निकोबार के बारे में डिस्कस किया था तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर किस किस तरीके का प्रश्न बन सकता है। सबसे पहले आपको दिया जा सकता है कि देखो कि अंडमान की हमें अरेंज करना है, जैसे नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, ध्यान दीजिएगा क्लास, यहाँ पर
नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, लोअर अंडमान, ठीक है, इसे अरेंज करना है और इधर लिटिल अंडमान है। तो आपके दिमाग में ये चीज तो रहेगा कि जो नॉर्थ अंडमान है वो सबसे उत्तर में होगा, ठीक है, और जो हाईएस्ट पीक है अंडमान की वो कहां पर लोकेटेड है, उत्तरी अंडमान में, नॉर्थ अंडमान में, ये याद रहेगा। चलो मिडिल अंडमान भी आप कह लोगे कि मध्य में होगा, मिडिल में होगा, लेकिन लोअर अंडमान और लिटिल अंडमान में स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे। ध्यान दीजिएगा जो बात मैं आपको कहना चाह रही हूं। अगर पेपर में आपको दे दिया एक प्रश्न कि अंडमान को आपको अरेंज करना है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, और ऑप्शन आपको दे दिया सबसे पहले जो है वो नॉर्थ अंडमान है, ठीक है, फिर उसके बाद मैं एम लिख दे रही हूं, मिडिल अंडमान है, फिर उसके बाद हम देखें तो लोअर अंडमान है, और लास्ट में लिटिल अंडमान है, ठीक है। एक ऑप्शन आपको ये दे दिया। दूसरा ऑप्शन दे दिया कि सबसे पहले नॉर्थ अंडमान है, फिर मिडिल अंडमान है, एमए मतलब मिडिल अंडमान, फिर लिटिल अंडमान है, और सबसे लास्ट में जो है वो लोअर अंडमान है। तो बताओ अब एग्जामिनेशन हॉल में जब प्रेशर में बैठे होगे तो इन दोनों ऑप्शन में कंफ्यूजन होगी, दोनों एकदम सिमिलर लग रहे हैं, बस लिटिल अंडमान और लोअर अंडमान को क्या किया गया, इंटरचेंज कर दिया गया है, ठीक है। और जब आप एग्जामिनेशन हॉल में प्रेशर में बैठोगे ना तो लगेगा कि लोअर अंडमान ही सबसे नीचे होगा, इसीलिए लोअर अंडमान कहा जा रहा है, लेकिन उसी समय आप अपने प्रश्न के उत्तर को गलत कर दोगे। क्यों? क्योंकि सबसे पहले नॉर्थ, मिडिल, लोअर और सबसे लास्ट में अगर हम देखेंगे तो लिटिल अंडमान है। ये चीज याद रखिएगा क्लास, जो पॉइंट मैं आपको बता रही हूं। एग्जामिनेशन हॉल में जब प्रेशर में बैठते हो ना और प्रश्न को पढ़ते हो तो इन्हीं सब छोटी छोटी बातों में कंफ्यूजन होती है। तो सबसे अगर हम साउथ में देखेंगे तो लिटिल अंडमान है, ये याद रखिएगा। अच्छा, इतनी चीज क्लियर हो गई। अब यहां पर क्लास आपको एक चीज और याद रखनी है कि लिटिल अंडमान और कार निकोबार, या फिर प्रश्न पूछा जा सकता है कि निकोबार को, ठीक है, अंडमान से कौन सा डिग्री चैनल अलग करता है, तो आप क्या बताएंगे, 10 डिग्री चैनल, ये भी याद रखिएगा। अब यहां पर हम कुछ पीक्स देख लेते हैं, कुछ शिखर देख लेते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया जो सैडनल पीक है वो कहां पर है, वो नॉर्थ अंडमान में है, ये चीज क्लियर है, बताओ। चलो सही है। डिओबोली के बारे में अगर पूछेगा तो ये मध्य अंडमान में है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। माउंट कोयोबो के बारे में पूछेगा तो ये दक्षिण अंडमान में, साउथ अंडमान में, ठीक है। माउंट हैरियट के बारे में पूछेगा तो ये भी दक्षिण अंडमान में है, और माउंट थुलियर के बारे में पूछेगा तो ये ग्रेट निकोबार में है। इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लो क्लास, क्योंकि हो सकता है परीक्षा में आपको मैच करने को दे। तो अंडमान से रिलेटेड ये भी प्रश्न बन सकता है, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हुई। चलो स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा, वीडियो को पॉज करने का मन करेगा तो पॉज भी कर लीजिएगा। अब यहां पर एक दो पॉइंट और देख लेते हैं। मैंने आपको बता दिया है कि जब हम बात करेंगे अंडमान, यहां पर अंडमान दिखेगा आपको और इधर निकोबार दिखेगा, ठीक है। अंडमान का कौन सा हिस्सा सबसे नीचे है, मैंने आपको बता दिया लिटिल अंडमान, याद रखिएगा। और निकोबार का कौन सा हिस्सा सबसे ऊपर है, तो ये कार निकोबार है। तो परीक्षा में प्रश्न किसी भी तरीके से पूछे, अगर पूछे कि अंडमान को निकोबार से किस डिग्री चैनल से अलग किया जा रहा है, तो आप बताएंगे 10 डिग्री चैनल से, ठीक है। या फिर परीक्षा में अगर आपसे पूछे कि लिटिल अंडमान को कार निकोबार से कौन सा डिग्री चैनल अलग कर रहा है, तब भी आप क्या उत्तर देंगे, 10 डिग्री। तो दोनों पॉइंट लिख लीजिएगा जहां पर भी नोट्स बना रहे हैं। मैं फिर आपको सजेस्ट करूंगी क्लास, जो भी चीजें आपको टेस्ट में बताई जाती है उसको नोट डाउन करिए, एक पतली सी नोटबुक ले लीजिए, ठीक है। एग्जामिनेशन पीरियड में आप ही को रिवाइज करने में आसानी होगी। आपको लगता होगा कि मैम 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन का भी ऐसे ही तो डिस्कस करती हैं रोज, लेकिन जब रोज रोज आप 35-20 क्वेश्चंस लिखोगे ना तो एग्जामिनेशन तक आते आते थाउजेंड ऑफ क्वेश्चंस आपके पास हो जाएंगे,
ठीक है, मैं ये नहीं कहती कि उन्हीं 1000 ऑफ क्वेश्चन से आपके प्रश्न पूरे पेपर में बनेंगे, लेकिन कुछ प्रश्न तो बनेंगे ही ना, क्योंकि हम जो प्रश्न डिस्कस करें वो पास्ट ईयर से बेस्ड प्रश्न डिस्कस करें, साथ ही साथ पास्ट ईयर के क्वेश्चंस को भी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि आपकी एक बैंक तैयार हो जाएगी, क्वेश्चन बैंक। बस जो पॉइंट नहीं आता उसको नोट कर लो, क्वेश्चन नोट कर लो, बस आंसर लिख लो, बहुत ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है क्लास, लेकिन नोट करते चलो। रोज एक सिंगल स्टेप अगर आप लेंगे तो एग्जामिनेशन तक आप काफी ऊपर सीढ़ी पे पहुंच जाएंगे। तो इसीलिए रोज एक एक स्टेप की जरूरत है आपको। आपको लग रहा होगा कि 20 टेस्ट तो हुए, किसी एक दिन बैठेंगे 20 प्रश्न, मतलब 20 टेस्ट देख लेंगे। अरे नहीं, एक दिन के लिए मत छोड़ो सब क्लास, रोज एक एक टेस्ट देखते चलो। जितना भी आपका टेस्ट छूटा उसको देख लो, सबको पन्ने में लिखना शुरू कर दो जहां पर भी आपको दिक्कत हो रही है। क्योंकि मैं जब भी पढ़ाती हूं तो मैं ये सोच के पढ़ाती हूं कि मेरे क्लास में हर तरीके का स्टूडेंट बैठा है। ऐसा स्टूडेंट भी बैठा है जिसको कि पहले से ही पता है 9 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, उसको मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। तो वो स्टूडेंट क्या कर सकता है, क्लास को फॉरवर्ड कर सकता है अगर उसको लगे तो। और एक ऐसा स्टूडेंट भी बैठा है जो कि पहली बार पढ़ रहा है। तो मैं सारे स्टूडेंट्स को ध्यान में रख के पढ़ाती हूँ, लेकिन आप अपने तरीके से पढ़ोगे कि आप कहाँ पर लैग कर रहे हो। इकोनॉमी में लैग कर रहे हो, दिक्कत हो रही है सब्जेक्ट में, इकोनॉमिक्स में, तो आप उसके क्वेश्चन पर ध्यान दो, मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, ज्योग्राफी सब तो कवर किया ही जा रहा है। अब देखो, नोट करते चलो, ये इंपॉर्टेंट है बस। तो पेपर में प्रश्न किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। हो सकता है पूछ ले अंडमान निकोबार को कौन डिग्री चैनल अलग कर रहा है, तो आप बता देंगे 10 डिग्री चैनल। ठीक है, पेपर में अगर इसी प्रश्न को डिफिकल्ट करना होगा वो तो क्या देगा कि 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान निकोबार को अलग कर रहा है। तो अंडमान निकोबार के किस हिस्से को अलग कर रहा है, तो आप क्या बताएंगे, बोलो, लिटिल अंडमान को कार निकोबार से सेपरेट कर रहा है। ठीक है, अब इसी तरीके से 8 डिग्री चैनल है, 8 डिग्री चैनल है और 9 डिग्री चैनल है। जब हम 9 डिग्री चैनल की बात करते हैं, ये लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करता है। बोलो, लक्षद्वीप को मिनिकॉय से अलग करता है। और मिनिकॉय को मालदीव से कौन सा डिग्री चैनल अलग करता है, 8 डिग्री चैनल, ये याद रखिएगा। ठीक है क्लास, क्लियर। 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार, ठीक है, 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप, मिनिकॉय। मिनिकॉय और मालदीव्स को कौन डिग्री चैनल अलग कर रहा है, 8 डिग्री चैनल। इतनी चीज क्लियर हो गई होगी। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अब यहां पर देखो, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है, बोला गया है। तो ऐसा प्रश्न देखा जाता है 2-3 साल में एक बार पूछ लिया जाता है। तो बताओ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहां से पास नहीं होती है, बोला गया है। ताइवान से, म्यांमार से, चीन से या फिर इक्वाडोर से, कहां से पास नहीं हो रही है। तो अगर आप एशियन रीजन में आएंगे तो ये ताइवान से, म्यांमार से, चीन से, भारत से, सब जगह से पास होती है। ठीक है, लेकिन इक्वाडोर से ये पास नहीं हो रही है। अब यहां पर मैप में देख लो आप लोग ध्यान से क्लास, यहां पर देखो, यहां पर अगर आप देखेंगे तो मैक्सिको से पास हो रही है। ठीक है, और अगर हम इधर आए एशिया की तरफ, तो भारत में, ठीक है, बांग्लादेश में, म्यांमार में, चाइना में, ताइवान में पास हो रही है। इसको थोड़ा और हम जूम करके देख लेते हैं। ये देखो, ये हमारा भारत है, इंडिया है, तो इंडिया से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है, आपको पता है, कर्क रेखा। फिर इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर म्यांमार दिख रहा है, इधर बांग्लादेश दिख रहा है, तो बांग्लादेश और म्यांमार से भी पास हो रही है। हम एशिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो चाइना से पास हो रही है, इधर ताइवान से भी पास हो रही है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इतनी चीज क्लियर हो गई। चलो चलो अब अगला प्रश्न देखें हम। तो ये प्रश्न हो गया ना क्लास। अगला प्रश्न हम देखते हैं, चौथा प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है। तो बताइए कौन सा कैनाल है जो कि नॉर्थ सी को बाल्टिक सी से कनेक्ट करता है। ज्योग्राफी का प्रश्न है। नॉर्थ सी को बाल्टिक सी से कौन सा कैनाल कनेक्ट करता है। स्वेज कैनाल, इरी कैनाल, कील कैनाल या फिर पनामा कैनाल। तो यहाँ पर आप मैप में अगर देखिए तो कील कैनाल जो है, यहाँ पर आपको कील कैनाल दिखेगा इधर की तरफ,
और इधर आपको नॉर्थ सी दिखेगी, ठीक है, नॉर्थ सी। इधर बाल्टिक सी आपको दिख रही है और कील कैनाल इधर है जो कि नॉर्थ सी को बाल्टिक सी से कनेक्ट करता है। यहाँ पर एक और मैप देखते हैं हम, देख लीजिए क्लास, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। ध्यान दीजिए, ये क्या है, ये कील कैनाल आपको दिख रहा है, ठीक है, कील कैनाल। ये डेनमार्क है, इधर दिख रहा है, इधर जर्मनी है, ठीक है, और ये नॉर्थ सी है और इधर आपको दिखेगा बाल्टिक सी। तो बाल्टिक सी को नॉर्थ सी से कौन सा कैनाल कनेक्ट कर रहा है, कील कैनाल कनेक्ट कर रहा है। और कील कैनाल के अगर इधर आप देखेंगे डेनमार्क है और इधर देखेंगे तो जर्मनी है, ये भी चीज याद रखिएगा। चलो, इतनी चीज क्लियर हो गई। अब आज हमने बाल्टिक सी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मैंने आपको कैस्पियन सी से रिलेटेड ट्रिक बताई थी, तारिक, याद है। आज बाल्टिक सी को देखते हैं। बाल्टिक सी में अगर आप देखेंगे तो कौन कौन सी कंट्रीज आपको दिख जाएगी। इधर फिनलैंड है, एस्टोनिया है, लाटविया है, ल्यूथेनिया है, इधर रशिया का छोटा सा हिस्सा है, फिर पोलैंड है और स्वीडन है। परीक्षा में आपको देता है कि बाल्टिक सी से अपनी बाउंड्री कौन कौन सी कंट्री शेयर करती है, तो स्टूडेंट्स को याद रहता है कि एस्टोनिया है, लाटविया है, ल्यूथेनिया है, पोलैंड है, ठीक है, फिनलैंड है, स्वीडन है, ये याद रहता है। लेकिन वो रशिया में कंफ्यूज हो जाते हैं कि रशिया कहाँ से बाल्टिक सी को छू रहा है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो हिस्सा है ये कालिनिन गार्ड का हिस्सा है जो कि किसके अंदर आता है, रशिया के अंदर आता है। तो परीक्षा में अगर बाल्टिक सी में आपको रशिया भी दे दे तो कंफ्यूज मत होइएगा, एक छोटा सा हिस्सा रशिया का यहाँ पर है जो कि बाल्टिक सी को टच कर रहा है। इतनी चीजें क्लियर हुई क्लास, तो ध्यान रखिएगा, एस्टोनिया, लाटविया, ल्यूथेनिया, यहाँ पे रशिया, यहाँ पोलैंड, स्वीडन और फिनलैंड। चलो, अब एक प्रश्न और बनता है कि बाल्टिक सी में कौन कौन सी रिवर हैं जो अपने पानी को गिराती हैं, मतलब ठीक है, जो ड्रेन होती हैं बाल्टिक सी में, बेसिन साझा करती हैं। तो याद रखिएगा, नीवा नदी, नीवा नदी जो है वो बाल्टिक सी के साथ बेसिन साझा करती है। नीवा रिवर कहाँ पर है, रशिया और फिनलैंड में है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्लास। अब परीक्षा में देखा जाता है कि ब्लैक सी में कौन कौन सी रिवर अपने वाटर को डिस्चार्ज करती हैं, ऐसा बनता है ना प्रश्न। उसी तरीके से बाल्टिक सी में देख लो, विस्तुला की अगर हम बात करेंगे तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके परीक्षा में कई बार पूछा गया है विस्तुला के बारे में। तो याद रखिएगा, पोलैंड, बेलारूस, यूक्रेन, स्लोवाकिया की सहायक नदियां हैं ये, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद दोगावा, ये रूस और लातविया, नेमन बेलारूस और ल्यूथेनिया, ल्यूथेनिया फिर रूस, ठीक है। फिर कैमिजोकी जो है वो फिनलैंड और नॉर्वे में। ओडर के बारे में पूछा गया है, ये याद रखिएगा, ओडर रिवर जो है वो कहाँ कहाँ है, तो ये पोलैंड, जर्मनी वाले हिस्से में आपको दिखेगी। लूले एल्व स्वीडन में, ठीक है, नॉर्वा, रूस, एस्टोनिया, टॉर्ने एल्व, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। तो इसका स्क्रीनशॉट आपको लेना है तो आप ले लीजिए। वैसे आपके परीक्षा में ये दो रिवर एक बार पूछी गई है, ये दोनों, इन दोनों को तो बिल्कुल भी भूलने का प्रयास मत करिएगा, भूलने की गलती मत करिएगा, परीक्षा में पूछा गया है। अब यहाँ पर मैं इसको क्या करती हूँ, थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ ताकि मेरे स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्लास, आराम से ले लीजिए। बेसिन साझा करने वाले राज्य हैं, नदी दी गई है और बाल्टिक सागर में गिरने वाली नदियां हैं ये याद रखिएगा। जब हम बात करते हैं वित्सुला तो ये किन किन के साथ अपने वाटर को शेयर करती है, तो यहां पर सामने लिखा गया है, ठीक है। चलो अगला प्रश्न हम देखते हैं। देश में 15वीं जनगणना के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक हेलो, ठीक है, मुझे लगा कि वॉइस नहीं आ रही, अचानक से मुझे लगा, कभी कभी मैंने आपको पहले भी बताया, ऐसा होता है कि लेक्चर में हम लोग पढ़ा देते हैं और उसमें वॉइस ही नहीं रहती है, तो अचानक से पढ़ते पढ़ते मुझे याद आया कि ऐसा तो नहीं है कि वॉइस नहीं आ रही है, लेकिन आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो, देश में 15वीं जनगणना के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक शहरी जनसंख्या निवास करती है। आसान सा प्रश्न है, कहां पर सबसे ज्यादा अर्बन पॉपुलेशन देखने को मिलता है, किस स्टेट में, बताओ। महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु में या फिर वेस्ट बंगाल में। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या है, यहां पर आपका सही उत्तर है महाराष्ट्र में, ए आपका सही उत्तर है, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हो गई। चलो अगला प्रश्न हम देखते हैं।
अगला प्रश्न देखो क्लास, तरेगांव, मलाजखंड व पाचीय खानी किसका उत्पादक क्षेत्र है? तो बताओ, मलाजखंड तो आपके परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है कि मलाजखंड जो है वो किसके लिए फेमस है। तो थोड़ा सोचो और बताओ इसका उत्तर क्या होगा। मलाजखंड किसके लिए फेमस है? तो यहाँ पे जब हम मलाजखंड की बात कर रहे हैं तो मलाजखंड जो है वो कॉपर के लिए फेमस है। यहाँ पर ए आपका सही उत्तर है। ठीक है, तरेगांव की बात करें या फिर मलाजखंड की बात करें या फिर पाचेय खानी की बात करें, ये सारी जगह कॉपर के लिए फेमस है। ए आपका सही उत्तर होगा। परीक्षा में ऐसे प्रश्न आपके बनते हैं तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग जरूर ले लीजिए। ध्यान दीजिए, जब हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में तरेगांव है जो कि किसके लिए फेमस है? बताओ, कॉपर के लिए। मलाजखंड कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। किसके लिए फेमस है? कॉपर के लिए। सिक्किम में अगर हम देखें तो पाचेय खानी, रंगपो और भोटांगा, ठीक है, भोटांग, ये सब कहां पर है? सिक्किम में है, कॉपर के लिए फेमस है। स्क्रीनशॉट लो। राजस्थान में देखें तो खिचड़ी, ये परीक्षा में कई बार पूछा गया है। राजस्थान का जो खिचड़ी है वो किस चीज के लिए फेमस है? वो फेमस है कॉपर के लिए। मलाजखंड जो है मध्य प्रदेश का, वो किस लिए फेमस है? वो भी कॉपर के लिए फेमस है। परीक्षा में पूछा गया है ये सब, इसीलिए मैं आपसे कह रही हूं ध्यान दीजिएगा। ठीक है, खोदईबा, भगोनी, ये भी किसके लिए फेमस है? ये भी कॉपर के लिए फेमस है। आंध्र प्रदेश में अगर हम देखेंगे तो अग्निगुंडल और गनी किसके लिए फेमस है? कॉपर के लिए। और झारखंड में धोबानी, मोसाबानी, ठीक है, फिर उसके बाद पाथरगोड़ा, सुरदार, राखा और ओना माखी। तो यहाँ पर मोसाबनी के बारे में पूछा गया आपके परीक्षा में, पहले खिचड़ी के बारे में पूछा गया है और मलाजखंड, ये जो सारे क्षेत्र हैं ये कॉपर उत्पादन के लिए फेमस है। ठीक है, तांबा उत्पादक क्षेत्र हैं। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्लास, परीक्षा में यहां से प्रश्न बन सकता है, पूरी संभावना है। अगर आपने पास्ट ईयर के प्रश्नों को देखा है तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये आपके परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पास्ट ईयर्स के पेपर या आप में से कोई भी स्टूडेंट पहले पेपर में अपीयर हुए होंगे तो उनको समझ में आ रहा होगा ये बात। चलो यहां पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं, 7वां प्रश्न। झरिया, कालाकोंड, पलाना तथा नागचिक नाम में क्या समानता है? यहां पर कुछ नाम दिए गए हैं, झरिया, कालाकोंड कर दो इसको, ठीक है, कालाकोंड, पलाना तथा नागचिक नाम में क्या समानता है? ये सभी क्षेत्र झारखंड में है? नहीं। अगर हम झरिया की बात करें तो झरिया तो झारखंड हो गया। कालाकोंड की अगर हम बात करेंगे तो ये झरिया में नहीं है। पलाना की हम बात करेंगे तो ये तो राजस्थान में हो गया। कालाकोंड जम्मू एंड कश्मीर में हो गया, तो ये तो गलत है। ये सभी क्षेत्र कोयला उत्पादक क्षेत्र है। हाँ, ये सही है। ये सभी क्षेत्र किसी ना किसी राज्य की राजधानियां बिल्कुल नहीं। ये सभी क्षेत्र समुद्र के किनारे नहीं। ये सभी क्षेत्र जो हैं वो कोयला उत्पादन क्षेत्र हैं। तो बी आपका सही उत्तर होगा। ध्यान दीजिएगा क्लास, जो भी पॉइंट आपको बताए जा रहे हैं। ठीक है, कॉपर कहां से मिल रहा है तो वो मैंने आपको बता दिया। मलाजखंड के बारे में, खितरी के बारे में याद रखिएगा, परीक्षा में कई बार बोला गया है, पूछा गया है। ठीक है, और मोसाम्बिक के बारे में। यहां पर हम बात कर रहे हैं आपसे कोल प्रोड्यूसिंग एरिया के बारे में। तो देखो झरिया कहां पर है, आप सभी को पता है, झरिया झारखंड में है, आसान है। कालाकोंड कहां पर है, ये याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, पलाना कहां पर है, परीक्षा में पूछा गया, राजस्थान में है। नागचिक नाम कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में है, पूछा गया है। उमरसर कहां पर है, पूछा गया है, गुजरात में है। ठीक है, बाहुर अभी मुझे नहीं लगता पूछा गया है, ये पौंडीचेरी में है, पुडुचेरी में। नीचा होम जम्मू कश्मीर, बरकला केरल, ये बरकला भी पूछा गया। मकूम असम पूछा गया, नवेली तमिलनाडु। तो यहाँ पर जितनों पर मैंने टिक लगाया है, याद रखिएगा क्लास, यहाँ से आपके परीक्षा में ये नाम आपके परीक्षा में पहले भी दिए गए हैं। तो ये भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, इसको भी टिक लगाइए। तो आज की क्लास में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, टिक लगा लो या फिर अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लो, जो भी आपको सही लगे। चलो इसको मैं क्या करती हूँ, यहां से इरेज कर देती हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से विजिबल होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 8वां प्रश्न।
दक्षिण भारत में प्रभावित होने वाली वैगाई नदी अपना जल कहाँ गिराती है? ठीक है, तो बोला गया है जो वैगाई नदी है वो अपना जल कहाँ पर गिराती है। इतना तो क्लियर हो गया, ये साउथ इंडिया में आपकी फ्लो करती है। ठीक है, तो बताओ अरब सागर में नहीं, कृष्णा नदी में नहीं, कच्छ के रण में नहीं, बंगाल की खाड़ी में। बी आपका सही उत्तर है। यहाँ पर देख लो, जो वैगाई नदी है, ठीक है, ये आपको दिख रहा है, ये अपना जल कहां पर गिरा रही है? बे ऑफ बंगाल में गिरा रही है। ध्यान दीजिएगा, वैगाई नदी पश्चिमी घाट के, अगर हम देखें, मणिकुन्यूर में मदुरई के निकट तमिलनाडु से निकलती है तथा बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। इतना याद रखिएगा, हो सकता है रिवर से रिलेटेड ये प्रश्न बन जाए। अगला प्रश्न 9वां, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में विश्व की लगभग 60% जनसंख्या निवास करती है? तो बताओ, अगर हम देखें तो मोस्ट पॉपुलस कंट्री कौन से हैं? कहां पर सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है? इंडिया और चाइना में। और इंडिया और चाइना कहां पर है? एशिया में है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? एशिया हो जाएगा। ए आपका सही उत्तर है। जब हम कह रहे हैं पॉपुलेशन की दृष्टि से जो सबसे बड़ी कंट्रीज हैं इंडिया और चाइना, वो दोनों एशिया में है, तो इसका उत्तर भी एशिया हो जाएगा। ए आपका सही उत्तर है। चलो यहां पर देख लो, एशिया के बाद अगर हम देखेंगे तो यूरोप है, फिर उत्तरी अमेरिका है, फिर दक्षिणी अमेरिका, फिर अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। 10वां प्रश्न, ध्यान से देखना क्लास, थोड़ा समय ले लो, मैं थोड़ा स्लाइड से हट जाती हूं, इंग्लिश हिंदी दोनों में दिया गया है। यदि किसी राज्य में विधान परिषद के गठन की बात की गई है, का गठन करना हो तो संबंधित राज्य की विधानसभा को इनमें से किस बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित करना है? ध्यान दीजिएगा, किसी भी स्टेट में अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल के गठन की बात हो रही है तो वहां के जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उसको किस मेजॉरिटी से, ठीक है, किस मेजॉरिटी से उसको प्रपोजल को पास करना होगा, ये पूछा गया है। तो सबसे पहले दिया गया अपने कुल सदस्य संख्या के बहुमत से, दूसरा दिया गया है अपने कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से, फिर तीसरा दिया गया है अपने कुल सदस्य संख्या का बहुमत तथा उपस्थित व मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत से, और आखिरी में आपको दिया गया है समान बहुमत से। तो बताइए सही उत्तर यहाँ पर क्या होना चाहिए? तो क्लास एक चीज याद रखिएगा जो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जब भी हम आर्टिकल 169 की बात करेंगे, हम फॉर्मेशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करेंगे, हम विधान परिषद के गठन की बात करेंगे, तो जब हम पार्लियामेंट में इस बिल को पेश करते हैं तो वहां पर हमें सिंपल मेजॉरिटी की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन जब हम स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करते हैं तो वहां पर अपने कुल सदस्य संख्या का बहुमत तथा उपस्थित व मतदान करने वालों के 2/3 बहुमत से ये पास होना चाहिए। यहां पर तब आपको स्पेशल मेजॉरिटी की आवश्यकता होती है। देखो, जब भी विधान परिषद का गठन होगा, ठीक है, तो ये जो प्रपोजल है जब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से पास होगा, विधानसभा से पास होगा, तो यहाँ पर विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी जिसमें कुल सदस्य संख्या का बहुमत तथा 2/3 अगर हम देखें प्रेजेंट एंड वोटिंग, जो कि स्पेशल मेजॉरिटी है, विशेष बहुमत है। लेकिन यही प्रपोजल जब पार्लियामेंट में रखा जाएगा पास करने के लिए, तो पार्लियामेंट में उसको साधारण बहुमत से पास कराने की आवश्यकता होगी। ये याद रखिएगा। यहां पर सही उत्तर सी है। इसमें आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं। तो देखिए, आर्टिकल 169 की जब हम बात कर रहे हैं, हम लेजिस्लेटिव काउंसिल के फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, विधान परिषद के गठन की बात कर रहे हैं, तो याद रखिएगा जब वो स्टेट में पास हो रही है, विधानसभा में पास हो रही है, लेजिस्लेटिव असेंबली में पास हो रही है, तो वहां पर मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस होना चाहिए और 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग होना चाहिए, मतलब विशेष बहुमत की आवश्यकता है। लेकिन जब इसे रिजोल्यूशन को पार्लियामेंट में, संसद में रखा जाएगा, तो इसे साधारण बहुमत से पास करने की आवश्यकता होती है। बस पेपर में इन्हीं दोनों चीजों में मत कंफ्यूज हो जाइएगा। संसद में साधारण बहुमत, अगर हम बोले विधानसभा में स्टेट की तो विशेष बहुमत, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलो
कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन होगी तो बताइएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की लौह एवं इस्पात पेटी की संज्ञा किस खनिज पेटी को दी गई है? आसान प्रश्न है ना, बहुत ही आसान प्रश्न है। क्या बोला गया है? आयरन एंड स्टील बेल्ट किसे बोला गया है? मध्यवर्ती पट्टी को, दक्षिण पेटी को, सॉरी पट्टी को नहीं, पेटी को, बेल्ट को, उत्तरी पश्चिमी पेटी को, या फिर छोटा नागपुर पेटी को। तो ये छोटा नागपुर बेल्ट को हम आयरन एंड स्टील बेल्ट कहते हैं। इतनी चीज क्लियर है ना। पेपर में प्रश्न बनता है कि अगर हम गोंडवाना क्षेत्र की बात करें तो गोंडवाना क्षेत्र से हमें क्या प्राप्त होता है? हमें कोयला मिलता है। धारवाड़ क्षेत्र से हम बात करें तो हमें खनिज की प्राप्ति होती है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न प्रथम पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड है और बोला गया है कौन सा कथन असत्य कथन है, कौन सा कथन जो है वो इनकरेक्ट है, ये बोला गया है। तो ध्यान से देखिएगा। यह योजना पीसी महानबोलिस मॉडल पर आधारित है। इस योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई थी। ठीक है, इस योजना ने लक्ष्य से अधिक विकास दर को हासिल किया था और भाखड़ा नांगल परियोजना, ब्यास परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना इसी योजना काल के दौरान प्रारंभ हुई थी। तो बताइए, मैं थोड़ा साइड हट जाती हूँ, समय ले लीजिए और बताइए इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है। थोड़ा सोच लीजिए। जिनको भी पंचवर्षीय योजना के बारे में पता होगा उन्हें आंसर तुरंत मिल गया होगा। तुरंत मैं कहती हूँ मिल गया होगा। तो ध्यान दीजिए क्लास। अगर हम बात करें भाखड़ा नांगल परियोजना, ब्यास परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना, ये सारी जो परियोजना थी वो प्रथम पंचवर्षीय योजना में ही लाई गई थी और प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो लक्ष्य रखा गया था उससे ज्यादा हासिल किया गया था, ये भी सही है। इस योजना में कृषि को एग्रीकल्चर को क्या दिया गया था? प्राथमिकता दी गई थी। लेकिन ये जो योजना है वो पीसी महानबोलिस मॉडल पर नहीं बेस्ड थी, हेरोल्ड डोमर मॉडल पर बेस्ड थी। इसी वजह से ये स्टेटमेंट आपका क्या है? गलत है। ठीक है, पूछा गया था कौन सा गलत है, तो ए गलत है। ये याद रखिएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है वो हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इसका मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था की संतुलित विकास की प्रक्रिया आरंभ करना था। ठीक है, और द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो थी, सेकेंड 5 ईयर प्लान, वो महानबोलिस मॉडल पर बेस्ड थी। याद रखिएगा। चलो इस प्रश्न को देखो। विच इंडियन स्टेट डज नॉट शेयर अ बॉर्डर विथ म्यांमार? म्यांमार के साथ कौन सा इंडियन स्टेट अपने बॉर्डर को नहीं शेयर करता है? मिजोरम, मणिपुर, मेघालय या फिर नागालैंड? बताओ, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय या फिर नागालैंड? तो ध्यान से देखना। अब मैं आपको यहां पर आपको क्या दिख रहा है? म्यांमार दिख रहा है। और म्यांमार के साथ कौन कौन से स्टेट अपनी बाउंड्री शेयर कर रहे हैं? तो देखो, मिजोरम शेयर कर रहा है, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, क्या दिख रहा है? मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। अब आपके प्रश्न को देखते हैं। यहां पर क्या दिया गया है? मिजोरम जो है अपनी बाउंड्री शेयर कर रहा है, मणिपुर शेयर कर रहा है, मेघालय नहीं शेयर कर रहा है। अगर हम देखें तो अरुणाचल प्रदेश शेयर कर रहा है, नागालैंड शेयर कर रहा है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? सी सही उत्तर हो जाएगा। आसान प्रश्न था। चलो 14 प्रश्न को देखो ध्यान से। धन विधेयक को छोड़ के अन्य विधेयक विधान परिषद द्वारा पारित करने तथा विधानसभा द्वारा अस्वीकृत करने पर क्या होता है? धन विधेयक का बोला गया ना। अन्य विधेयक, धन विधेयक को छोड़ के, सॉरी मनी बिल को नहीं यहां पर इंक्लूड करना है। अन्य विधेयक विधान परिषद द्वारा पारित करने तथा विधानसभा द्वारा अस्वीकृत करने पर क्या होगा, ये बोला गया है। लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो उस बिल को पास कर दे रही है, लेकिन लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो उसको रिजेक्ट कर दे रही है। तो उस कंडीशन में उस बिल का क्या होगा? बताओ। राज्यपाल संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। बताओ, राज्यपाल संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। जब लोकसभा राज्यसभा होती है ना, संसद की जब हम बात करते हैं तो वहां पर अगर कोई बिल है मनी बिल को छोड़ के, ठीक है, या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को छोड़ के, तो उस कंडीशन में जो राष्ट्रपति होता है वो संयुक्त बैठक बुलाता है और उसकी अध्यक्षता जो होता है वो स्पीकर करता है, जो कि आर्टिकल 108 में दिया है।
ठीक है, लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक वहां पर होती है, लेकिन राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक की तरह अगर हम स्टेट में देखें तो लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल की संयुक्त बैठक नहीं होती है। ठीक है, विधान परिषद और विधानसभा की संयुक्त बैठक यहां पर नहीं होती है, ये गलत है। राज्यपाल इस स्थिति में विधेयक राष्ट्रपति के पास भेज देते हैं, नहीं, ऐसा भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर ऐसा हुआ कि लेजिस्लेटिव काउंसिल ने पास कर दिया, असेंबली ने रिजेक्ट कर दिया, तो राष्ट्रपति के लिए रिजर्व कर दिया जाएगा। नहीं, वो तो जब राज्यपाल चाहता है तो वो उसको राष्ट्रपति के लिए रिजर्व कर देता है, ऐसी बात नहीं है। विधेयक समाप्त हो जाता है, नहीं। हमेशा याद रखिएगा, स्टेट में अगर हम देखें तो जो असेंबली है, ठीक है, विधानसभा है, उसके पास ज्यादा पावर है विधान परिषद से। ठीक है, तो यहां पर तो आपको पता है ना, जब हम राज्य की बात करते हैं तो यहां पर जो विधान परिषद है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है, वो डिसॉल्व कर सकती है, उसका विघटन हो सकता है। मतलब आप लेजिस्लेटिव काउंसिल को एबॉलिश भी कर सकते हो और क्रिएट भी कर सकते हो, आर्टिकल 169 में दिया है ना। लेकिन जो राज्यसभा है वो तो परमानेंट हाउस है, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल को राज्यसभा से अगर हम कंपेयर करेंगे तो बहुत डिफरेंसेस मिलेंगे। संविधान इस संदर्भ में मौन है, तो यहां पर क्या दिया गया है, संविधान इस संबंध में मौन है। तो यहां पर गवर्नर कॉल, देखिए क्लास ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपका सी आंसर जो दिया गया है कि अच्छा बिल लैब्स दिया गया है। अच्छा ठीक है, ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, एक मिनट। आप एक ऐसे बिल की बात की गई है ना, मैंने आपको बताया ना, स्टेट में जब हम देखते हैं तो स्टेट में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल से ज्यादा पावरफुल आपका कौन है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, ध्यान दीजिएगा। तो इस केस में अगर कोई भी बिल लेजिस्लेटिव काउंसिल में लाया गया है और उसको लेजिस्लेटिव असेंबली रिजेक्ट कर दे रही है तो बिल लैप्स कर जाएगा। यहां पर बोला गया है कि बिल को लेजिस्लेटिव काउंसिल में विधान परिषद में ही इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, धन विधेयक को छोड़कर अन्य विधेयक विधान परिषद द्वारा पारित करने तथा विधानसभा द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया है, तो उस कंडीशन में वो बिल आपका लैप्स कर जाएगा। ज्वाइंट सिटिंग का कोई भी प्रावधान नहीं है, कहीं नहीं दिया गया है कि जो गवर्नर है वो उस बिल को राष्ट्रपति के लिए रिजर्व करेगा, या फिर कहीं पर भी नहीं दिया गया है कि इसमें संविधान मौन नहीं है। अगर बिल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने पास किया है लेकिन लेजिस्लेटिव असेंबली उसको रिजेक्ट कर देती है विधानसभा, तो वो बिल लैप्स कर जाएगा। अब इसके दूसरा पक्ष सुनिए, ध्यान दीजिए, दोनों पक्ष सुनिएगा। कोई बिल अभी हमने डिस्कस किया, उसको लेजिस्लेटिव काउंसिल ने, विधान परिषद ने पास कर दिया, ठीक है, लेकिन उसको लेजिस्लेटिव असेंबली ने रिजेक्ट कर दिया, तो उस कंडीशन में बिल आपका लैप्स कर जाएगा। ये चीज क्लियर है, बताओ, ये चीज क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, कोई बिल जो है उसे लेजिस्लेटिव असेंबली में, विधान सभा में पास कर दिया गया है और वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास है। किसके पास है, विधान परिषद के पास है। तो विधान परिषद को 3 महीने का समय दिया जाता है कि अगर वो किसी भी तरीके का संविधान, किसी भी तरीके का संशोधन बताना चाहता है तो वो बताए, नहीं तो बिल को पास कर दे 3 महीने के अंदर। ठीक है, ये समझिएगा। अब इस कंडीशन में लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो हो सकता है कुछ चेंजेस चाहे, अमेंडमेंट चाहे, कुछ संशोधन चाहे, तो वो करके लेजिस्लेटिव असेंबली को भेज दे। लेकिन ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो लेजिस्लेटिव असेंबली है ना, जो विधानसभा है, वो पावरफुल होती है। वो चाहे तो इस अमेंडमेंट को माने चाहे ना माने, वो 1 महीने का और समय देगी कि आप इस पर विचार करिए, और अगर इस 1 महीने पर लेजिस्लेटिव काउंसिल ने, विधान परिषद ने उस बिल को नहीं पास किया तो विधानसभा जो है ना, असेंबली, वो उस बिल को खुद ही पास कर देगी। ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, विधानसभा यदि किसी विधेयक को पारित करके विधान परिषद में भेजती है, मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल में भेजती है, तो विधान परिषद को 3 माह में, कितने में, 3 मंथ में, ठीक है, में विधेयक पारित करना होता है। 3 मंथ के अंदर उसको विधेयक को पारित करना होता है, अन्यथा विधेयक वापस विधानसभा में आ जाता है। ठीक है, यदि विधानसभा इसे वापस पारित करके भेजती है, कोई संशोधन चाहता है, कुछ चेंजेस चाहती है, तो विधान परिषद को 1 माह के भीतर इसे पारित करना होता है, अन्यथा यह पारित मान लिया जाता है। तो टोटल देखें तो 3 मंथ प्लस 1 मंथ का समय होता है, ये याद रखिएगा।
ठीक है क्लास, इतनी चीजें क्लियर हो गई होगी। कहीं पर भी कोई डाउट होगा, कंफ्यूजन होगा तो बताइएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं 15। स्वतंत्रता पश्चात गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री का कार्यभार किसे सौंपा गया था? तो बताइए। बाबू जगजीवन राम को नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को नहीं, सरदार बलदेव सिंह को। ठीक है, डिफेंस मिनिस्ट्री किसको दी गई थी? सरदार बलदेव सिंह को। आपके परीक्षा में यहां से भी प्रश्न बनता है, तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जरूर। परीक्षा में बनता है जब हम बात करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू की, तो यहाँ पर उपाध्यक्ष थे ये तथा प्रधानमंत्री, विदेश, कॉमनवेल्थ संबंध तथा वैज्ञानिक सोच से रिलेटेड थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करते हैं तो इन्हें होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय दिया गया था एवं सूचना एवं प्रसारण मंत्री भी बनाया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो विधि मंत्री थे। ठीक है, सरदार बलदेव सिंह जो कि आपके पेपर में अभी पूछा गया है, वो किस चीज से रिलेटेड थे? वो रक्षा मंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद शिक्षा मंत्री थे। ठीक है, डॉक्टर जॉन मथाई रेलवे एवं परिवहन मंत्री थे। बाबू जगजीवन जी की जब हम बात करेंगे, जगजीवन राम जी की, तो ये श्रम मंत्री थे। आप क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आराम से इसको पढ़ लीजिएगा आप। यहाँ पे स्वतंत्रता पश्चात गठित जो अंतरिम मंत्रिमंडल थे उनकी बात की गई है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। मैं क्या करती हूँ, जो इंक है उसको इरेज कर देती हूँ। क्लास पढ़ लीजिएगा, यहाँ से भी कभी कभी प्रश्न बन जाते हैं, तो इन सब टॉपिक्स को भी मत छोड़िएगा। जो पॉलिटी की बुक है, अगर आप लक्ष्मीकांत ही पढ़ते हैं तो स्टार्टिंग में ये सब चीज़ें दी गई है, उसको 5-6 बार अगर आप पढ़ लेंगे तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली बैठ जाएगी। ठीक है, तो पढ़ लीजिए, उससे रिलेटेड प्रश्नों को लगा लीजिए, अगर परीक्षा में प्रश्न बनेंगे तो सही ही होंगे। चल अगला देखते हैं हम 16वें प्रश्न को। निम्नलिखित में से किस झील का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार से हुआ है? मैंने आपको बताया था क्रेटर लेक, कौन सी है बताइए? पुलिकट झील, लोनार झील, चिल्का झील या फिर सांभर झील। तो यहाँ पर जो लोनार झील है महाराष्ट्र की, वो क्या है? वो ज्वालामुखी उद्गार से निर्मित हुई है। तो सी आपका सही उत्तर है। अच्छा सॉरी क्लास, मैं लोनार झील बोल नहीं हूं, लेकिन मैंने टिक किस पर लगा दिया है? मैंने टिक लगा दिया है सी पर। ठीक है, तो लोनार झील कहां पे दी गई है? बी पर दी गई है। अगर ऐसा कोई मिस्टेक हुआ करे ना, तो आप लोग उसको सुन लिया करिए कि मैम ने कौन सा सही आंसर बताया है। मैं आपको बता रही हूँ, लोनार झील जो महाराष्ट्र की है उसको हम क्रेटर लेक कहते हैं। वो ज्वालामुखी उद्गार से बनी है वॉल्केनिक एक्टिविटी की वजह से, लेकिन मैंने टिक चिल्का झील पे लगा दिया, उड़ीसा वाले। तो यहाँ पर बी आपका सही उत्तर है। चलो आगे देखते हैं 17वें प्रश्न को। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों को ग्राम पंचायत को गठित करने का निर्देश दिया गया है? एक बहुत ही आसान प्रश्न है, डीपीएसपी का है, जहां पर पंचायतों के गठन की बात की गई है, ग्राम पंचायतों की। तो ये किस में बोला गया है? ये आर्टिकल 40 में बोला गया है। बी सही उत्तर है। और आपको पता है आगे चल के 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू क्या किया गया? पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का गठन किया गया। किसके? Who is known as the father of local self government? तो लॉर्ड रिपन को बोला जाता है अगर ब्रिटिश के समय में बोला जाए। और अगर हम बोले आफ्टर इंडिपेंडेंस किसके रिकमेंडेशन में पहली कमिटी कौन थी? तो आप बताते ना, बलवंत राय मेहता कमिटी। बलवंत राय मेहता कमिटी ने 3 टायर सिस्टम की बात की थी, याद रखिएगा। उसके बाद जो अशोक मेहता कमिटी आई, तो अशोक मेहता कमिटी ने 2 टायर सिस्टम की बात की थी, ये भी ध्यान में रखिएगा। एल.एम. सिंघवी कमिटी, जी.वी.के. राव कमिटी। ठीक है, यहां से प्रश्न बनते हैं कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड कौन कौन सी कमिटीज हैं? तो बलवंत राय मेहता कमिटी हो गई, अशोक मेहता कमिटी हो गई, जी.वी.के. राव कमिटी हो गई, एल.एम. सिंघवी कमिटी हो गई। याद रखिएगा ये सारे पॉइंट्स। तो बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखते हैं। Which of the following provision is a part of both directive principle of state policy and fundamental duties? ये आपके परीक्षा में यूपीपीसीएस में 2023 में पूछा गया प्रश्न है। तो ध्यान दीजिएगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में और मौलिक कर्तव्यों में इनमें से कौन सा है जो मौलिक कर्तव्यों में भी शामिल है और नीति निर्देशक तत्वों में भी शामिल है? तो बताइए, ए बी सी डी में से आपका सही उत्तर क्या होगा? यहाँ पर
समान नागरिक संहिता की अगर हम बात करेंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो इसकी बात तो डीपीएसपी में की गई है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, ठीक है। आर्टिकल 44 में बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करने के लिए अभिभावक की बात अगर की जाए तो इसकी बात, और पर्यावरण की सुरक्षा और उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिक की भागीदारी, तो ये डीपीएसपी का पार्ट है। यहाँ पर भी डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट में बोला गया है ये एजुकेशन वाली बात। लेकिन पर्यावरण की जो सुरक्षा है ना, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, इसके बारे में साफ साफ डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज में लिखा है, ये ध्यान रखिएगा क्लास। एक मिनट, कहाँ गया ये मार्कर? चलो यहीं से देखते हैं, अब देख लो यहाँ पर चलेगा नहीं, हाँ चल रहा है। देखो बी, ठीक है। अगर हम आर्टिकल 48A में देखेंगे जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में है, इसमें बोला गया है स्टेट की ये ड्यूटी होती है प्रोटेक्ट करने की और इम्प्रूव करने की एनवायरनमेंट को, फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ को, ठीक है। तो स्टेट की ये ड्यूटी है टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व एंड इम्प्रूव द फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ ऑफ अ कंट्री, ठीक है। और अगर हम देखेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज में तो 51A के जी पार्ट में आप देखेंगे तो इट इज अ फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक, रिवर एंड वाइल्ड लाइफ। तो अगर आप देखेंगे तो दोनों में कहीं ना कहीं हम पर्यावरण संरक्षण की बात कर रहे हैं, हम फॉरेस्ट को कंजर्व करने की बात कर रहे हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में वो जो आदेश है वो राज्यों के लिए है, स्टेट के लिए है, कि स्टेट की ये ड्यूटी है कि वो पर्यावरण को संरक्षण करेगा, पर्यावरण का। और जब हम फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करते हैं, मौलिक कर्तव्यों की, तो ये हम सिटीजन्स के लिए है कि ये हमारा कर्तव्य है कि हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे भी प्रश्न परीक्षा में बन सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कालाहारी डेजर्ट जो है, ठीक है, वो किस कंट्री में नहीं एक्सटेंड है, किस कंट्री में नहीं फैला है? तो दक्षिण अफ्रीका, नाम्बिया, युगांडा या फिर बोत्सवाना। तो जो कालाहारी डेजर्ट है, अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर अफ्रीका में आपको एकदम बॉटम में कालाहारी डेजर्ट दिखेगा, और ये कालाहारी डेजर्ट साउथ अफ्रीका, नाम्बिया और बोत्सवाना के साथ तो अपनी बाउंड्री शेयर करता है, मतलब स्प्रेड है, यहाँ पर स्प्रेड है मतलब फैला हुआ है, लेकिन युगांडा में नहीं फैला हुआ है, ये याद रखिएगा। मैप में दिखा दूं ताकि क्लियर हो जाए। ये देखिए अफ्रीका का मैप दिख रहा है आपको, ये जो ऑरेंज रीजन है ये कालाहारी डेजर्ट है, और कालाहारी डेजर्ट बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका और नाम्बिया में फैला हुआ है। दिखा क्लास? दिखा ना, मैप में क्लियर हो गया, युगांडा में नहीं है, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप कैसा है, ठीक है, नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो बताइए, हमारे यहाँ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है यूएसए की तरह? नहीं, हमारे यहाँ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी नहीं है। हमारे यहाँ स्टेट इकोनॉमी है? नहीं। हमारे यहाँ मिक्स्ड इकोनॉमी है? हाँ, हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जहाँ पर हम प्राइवेटाइजेशन और हम कह सके कि हम कहते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए, मिक्स्ड इकोनॉमी की जब हम यहाँ पर मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है, और साथ ही साथ अगर हम देखें तो राज अर्थव्यवस्था, दोनों के गुण हमको दिखते हैं ना, राज अर्थव्यवस्था के और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के भी। जब पूंजीवादी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं तो प्रॉफिट पर ध्यान दिया जाता है मुख्यतः, ठीक है, प्राइवेटाइजेशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पर ध्यान दिया जाता है। लेकिन जब हम स्टेट इकोनॉमी की बात करते हैं तो वेलफेयर पे ध्यान दिया जाता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो दोनों की विशेषताएं हमें यहाँ दिखती है मिक्स्ड इकोनॉमी में। और भारत के सहित मलेशिया और इंडोनेशिया जैसे देशों में भी हमको मिश्रित अर्थव्यवस्था दिखती है। चलो अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं दे आर जस्टिसेबल। चलो बहुत अच्छी बात है, पेन इधर आ गई, कभी पेन उधर चली जाती, कभी इधर चली जाती है, तो अभी ठीक है। जो फंडामेंटल राइट्स है वो जस्टिसेबल है, वाद योग है। फिर दिया गया है केशवानंद भारती केस गेव पार्लियामेंट द पावर टू अमेंड द फंडामेंटल राइट। तो बताओ यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा? केशवानंद भारती केस के बारे में अगर आपको थोड़ा सा भी याद होगा तो यहाँ पर
बेसिक डॉक्ट्राइन के बारे में बात की गई थी ना, डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, जो संविधान का मूल ढांचा है उसमें किसी भी तरीके का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। हाँ, हम अमेंडमेंट कर सकते हैं, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन जो संविधान का मूल ढांचा है उसमें किसी भी तरीके का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर किस चीज से रिलेटेड है? केशवानंद भारती केस से रिलेटेड है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज में भी आप चेंजेस कर सकते हो, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। अच्छा, आपको ये भी पता है कि जब हमारे फंडामेंटल राइट्स का, हमारे मौलिक जो अधिकार हैं उसका जब हनन होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट के पास भी जा सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत, जिसमें कि रिट की बात की गई है, ठीक है। साथ ही साथ हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं। तो अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में, ये याद रखिएगा। चलो, और एक चीज और आपको पता है, राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो मौलिक अधिकारों में पहले शामिल थी, वो फंडामेंटल राइट में थी, राइट टू प्रॉपर्टी, जिसको बाद में फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा, ये भी याद रखिएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है? तो डायरेक्ट प्रश्न है, किस शेड्यूल में बोला गया है बताइए? तो ये चौथी अनुसूची में बोला गया है, बी जो है वो आपका सही उत्तर है। आगे देखिए क्लास, सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड प्रश्न है ये, ध्यान दीजिएगा। संविधान का जो भाग 6 है, अनुच्छेद 124 से 147 जो है वो सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है, ठीक है। अनुच्छेद 124 से 147 में हम सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, ये बिल्कुल सही है। 124 में बोला जाता है ना, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय के गठन की बात करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना एवं गठन संबंधित प्रावधान जो है वह अनुच्छेद 124 में दिए गए हैं। यही चीज मैं आपको बता रही थी और वही चीज यहाँ पर दे दी गई, तो ये भी बिल्कुल सही है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय भारत के राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करना पड़ता है, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। जब भी अपॉइंटमेंट करते हैं प्रेसिडेंट तो उस समय जो अदर जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको अपॉइंट करते समय वो विचार विमर्श करते हैं सीजीआई से। सेवा निवृत्त होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश केवल सर्वोच्च न्यायालय में वकालत कर सकते हैं, ये बिल्कुल गलत है। ध्यान दीजिएगा, अगर एक बार जो सुप्रीम कोर्ट का जज है वो रिटायर हो गया तो फिर वो किसी भी कोर्ट में वकालत नहीं कर सकता है, वो सर्वोच्च न्यायालय में भी वकालत नहीं कर सकता है। तो कौन सा गलत है? डी आपका गलत है, ध्यान दीजिएगा क्लास। आसान प्रश्न था लेकिन थोड़ा लेंदी प्रश्न था। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना हेरोड डोमर समृद्धि मॉडल पर आधारित है? तो मैंने ये तो आपको बता दिया है कि हेरोड डोमर पे बेस्ड कौन सी पंचवर्षीय योजना है, जल्दी से बताओ। प्रथम पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की जब मैंने बात की थी तो ये किस पर बेस्ड था? ये महानबोलिस पर मॉडल पर बेस्ड था। ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा में जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है? तो बताइए किस आर्टिकल में बोला गया है कुछ सीटें रिजर्व रहेगी? कहां पर? विधानसभा में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में। किसके लिए? शेड्यूल ट्राइब के लिए और शेड्यूल कास्ट के लिए। तो इसको अनुच्छेद 352 में बोला गया है? नहीं, अनुच्छेद 352 में तो हम राष्ट्रीय आपातकाल की बात करते हैं, नेशनल इमरजेंसी की बात करते हैं, ठीक है। और मैंने आपको पहले भी बताया है, ध्यान रखिएगा, 352 में नेशनल इमरजेंसी नहीं टर्म दिया गया है। भले हम इसको नेशनल इमरजेंसी कहते हैं लेकिन नेशनल टर्म वहां पर नहीं दिया गया है। कैबिनेट टर्म कहां पर हमारे संविधान में यूज किया गया है? तो वो आर्टिकल 352 में किया गया है, जो कि राष्ट्रीय आपातकाल से ही रिलेटेड है। कैबिनेट टर्म यहाँ पर इसलिए यूज किया गया है क्योंकि राइटिंग में चाहिए रहता है अप्रूवल, वो चीज हम डिस्कस करेंगे। अनुच्छेद 360 जो है वो किससे रिलेटेड है? वित्तीय संकट से ना, फाइनेंशियल इमरजेंसी से। यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या है? 332 है। आर्टिकल 332 में
आरक्षण की बात की गई है, रिजर्वेशन की बात की गई है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की इन लेजिस्लेटिव असेंबली। तो ये याद रखिएगा। चलो, इतनी चीज क्लियर क्लास। अच्छा, यहीं पर अगर आपको प्रश्न दे दिया जाए कि किस आर्टिकल में रिजर्वेशन ऑफ सीट फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब किया गया है, ठीक है, किसमें लोकसभा में, ध्यान दीजिएगा, वो आर्टिकल 330 है। 330 में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए सीटें रिजर्व करने की बात की गई है लोकसभा में। ये इंपॉर्टेंट है, जब लोकसभा में रिजर्वेशन की बात करेंगे तो हम 330 की बात करेंगे, जब हम बात करेंगे विधान सभा में, स्टेट असेंबली में, लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो 332 की बात करेंगे। और 334 जो अनुच्छेद है वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो रिजर्वेशन है ना उसको 10 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। यहां पर ध्यान दीजिए क्लास, 95th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू जो रिजर्वेशन था उसको 2020 तक बढ़ा दिया गया था, जिसमें अभी फिर 104th कॉन्स्टिट्यूशनल संविधान संशोधन किया, 104 संविधान संशोधन हुआ, जिसके तहत अभी फिर पुनः इसे 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। ये याद रखिएगा। और एंग्लो इंडियंस के लिए जो रिजर्वेशन होता था उसको क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया है। ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलो इतनी चीजें क्लियर है। 330 क्लियर है, 330 ठीक है, 332 क्लियर है, 334 क्लियर है, रिजर्वेशन को एक्सटेंड करने की बात की गई है। और याद रखिएगा 104 जो संविधान संशोधन है उसके लिए पुनः 10 वर्ष के लिए आरक्षण को बढ़ा दिया गया है, लेकिन जो एंग्लो इंडियंस के लिए आरक्षण था उसको खत्म कर दिया गया है। चल, एक चीज और जो इंपॉर्टेंट है, मैंने आपसे कई बार डिस्कस किया है, वो ये है राष्ट्रीय आयोग की अगर हम बात करें अनुसूचित जाति के लिए, ठीक है, अनुसूचित जनजाति के लिए, तो इनके बारे में कहां पर दिया गया, आर्टिकल 338 में दिया गया है। पहले 338 में राष्ट्रीय आयोग की बात की गई थी अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति दोनों के लिए, लेकिन बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके, संविधान संशोधन करके राष्ट्रीय आयोग फॉर मतलब नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब दोनों को अलग कर दिया गया। ये ध्यान दीजिएगा। अब आप देखेंगे तो आर्टिकल 338 में हम एससी के लिए नेशनल कमीशन की बात करते हैं, शेड्यूल कास्ट के लिए, और आर्टिकल 338 में हम किसकी बात करते हैं, हम नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब की बात करते हैं। ठीक है, ये पता है ना, हम अनुसूचित जनजातियों की बात करते हैं, याद रखिएगा। और अमेंडमेंट कौन सा था, ये जो अमेंडमेंट था ये 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, जिसके लिए शेड्यूल ट्राइब और यहाँ पर शेड्यूल कास्ट के लिए अलग अलग नेशनल कमीशन का गठन कर दिया गया था। 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू आपका 338 आया, ये याद रखिएगा। अच्छा, 338B भी है जो कि किसके लिए है, बैकवर्ड क्लासेस के लिए है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, बैकवर्ड क्लासेस के लिए है, जिसको कि किस आर्टिकल में इंक्लूड किया गया है, 338B में, और किस संविधान संशोधन द्वारा, 102 संविधान संशोधन द्वारा। तो अब जब आप पढ़ते हैं तो आर्टिकल 338 जो है वो किसके लिए है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, दिख रहा है क्लास, NCSC। ठीक है, 338A जो है वो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स के लिए है। ठीक है, और 338B की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के लिए है। ठीक है, ये किसके थ्रू आया, ये आया 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू, और ये किसके थ्रू आया तो आप बताएंगे 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल 102 संविधान संशोधन द्वारा। तो यहां से भी प्रश्न बन सकता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को न्यायपालिका में चुनौती दी जा सकती है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, अगर हम बात करते हैं न्यायपालिका की और हम देखते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज की बात, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स की बात, मौलिक अधिकारों की बात,
तो जब भी आपके मौलिक अधिकारों का वॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है, फंडामेंटल राइट का वॉल्यूशन हो रहा है, तो आप कहां पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट जाने के लिए आर्टिकल 226 ना, ये ध्यान रखिएगा। तो यहां पर अगर आप देखिए 39, 43 और 48 जो है ये राज्य के नीति निदेशक तत्व हैं, डीपीएसपी हैं, तो ये नॉन जुडिशियल होते हैं, यहां पर आप जुडिशरी नहीं जा सकते हैं। लेकिन जो 14 है जहां पर हम राइट टू इक्वालिटी की बात करते हैं, ये क्या है, ये एक मौलिक अधिकार है और अगर इसका हनन हुआ तो आप इसे न्यायपालिका में चुनौती दे सकते हैं। ठीक है, सी सही उत्तर है। तो इस तरीके से भी सोचिएगा प्रश्न में। 26वां प्रश्न देखते हैं। संसद के ग्रंथालय संबंधी कार्यों को देखने के लिए एक संयुक्त रूप से समिति का गठन किया जाता है जिसमें कुल कितने सदस्य होते हैं बोला गया है। एक ज्वाइंट कमिटी का गठन किया जा रहा है टू ओवरसी द लाइब्रेरी रिलेटेड फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट। तो उस कमिटी में कितने मेंबर्स होते हैं। आपको पता है जब हम 30 मेंबर की बात करते हैं तो हम एस्टिमेट कमेटी की बात करते हैं और एस्टिमेट कमेटी में जो प्राक्कलन समिति है उसमें सारे मेंबर्स लोकसभा के होते हैं। ठीक है, फिर हम लोग जब 15 और 7 की बात करते हैं, 15 लोकसभा और 7 कहाँ राज्यसभा से, तो यहाँ पर हम लोग पब्लिक अकाउंट कमेटी की बात करते हैं ना। लेकिन जब यहाँ पर बोला जा रहा है लाइब्रेरी रिलेटेड फंक्शन को देखना है तो यहाँ पर 9 मेंबर्स होते हैं। 6 मेंबर्स जो हैं वो लोकसभा से होते हैं और 3 मेंबर जो हैं वो राज्यसभा से होते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर डी है, ये याद रखिएगा। ठीक है, 6 मेंबर्स कहाँ के हैं, लोकसभा के, 3 मेंबर्स कहाँ के हैं, राज्यसभा के। अगला प्रश्न, भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है। सबसे आसान प्रश्न, ठीक है, बिना परेशान हुए लगा दो, एमएस स्वामीनाथन। और हरित क्रांति के जनक अगर वर्ल्ड में पूछेगा, वर्ल्ड में फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन किसे कहा जाता है, तो नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। ठीक है, परीक्षा में पूछा गया था ना कि नॉर्मन बोरलॉग को नोबेल पुरस्कार जो था, नोबेल प्राइज, वो किस फील्ड में मिला था। तो ज्यादातर स्टूडेंट एग्रीकल्चर मार्क करके आ गए थे, 2018 में पूछा गया था। तो एग्रीकल्चर में नहीं मिला था, एग्रीकल्चर फील्ड में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। नॉर्मन बोरलॉग को जो नोबेल पुरस्कार था वो पीस में मिला था, याद रखिएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर आपसे पूछ ले कि यहाँ पे भारत की बात की गई थी ना, हाँ सी सही है। अगर वर्ल्ड की बात की जाती तब आप नॉर्मन बोरलॉग लगाते। अगर आपसे पूछ ले व्हाइट रिवॉल्यूशन के जनक किसको कहा जाता है, सफेद क्रांति के, जो कि किससे रिलेटेड है, दूध से रिलेटेड है, तो वर्गीसी कुरियन का नाम याद रखिएगा। यहां मैं लिख देती हूं अपनी सुंदर हैंडराइटिंग में, वर्गीसी कुरियन। एकदम डॉक्टर्स हैंडराइटिंग होती जा रही है मेरी, ऐसे ऐसे। चलो, अरे अच्छी राइटिंग है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, 28वां, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन होना चाहिए। बताइए, अगर पंचायत भंग हो गई तो कितने दिन के अंदर दूसरा निर्वाचन हो जाना चाहिए, 6 माह के अंदर। सी सही उत्तर है। ठीक है, अगला, सुप्रीम कोर्ट में तथार्थ न्यायाधीश इनमें से किस स्थिति में चुने जाते हैं। एडहॉक जजेस की बात की गई है। एडहॉक जजेस को सुप्रीम कोर्ट में किस स्थिति में चुना जाता है। सुप्रीम कोर्ट का कार्यभार बढ़ जाता है, नहीं। सुप्रीम कोर्ट का जो कोरम है वो पूरा नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट में पहले से अधिक लंबित मामले हो जाने के कारण, अरे दोनों एक ही बात को तो कह रहा है, लंबित मामले हो चाहे कार्यभार बढ़ जाना, दोनों एक ही चीज है। इस संदर्भ में संविधान मौन है, नहीं संविधान मौन नहीं। एडहॉक जजेस को अपॉइंट किया जाता है जब सुप्रीम कोर्ट का कोरम नहीं पूरा होता है। बी आपका सही उत्तर है यहाँ पर। ठीक है, देखिए किस अनुच्छेद में बोला गया है, तो अनुच्छेद 127 में उल्लेखित है कि उच्चतम न्यायालय को कोरम ना पूरा होने पर भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के साथ परामर्श करके उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीश जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखते हैं, उन्हें उच्चतम न्यायालय में तटस्थ एडहॉक
जजेस के रूप में नियुक्त कर देते हैं। ये याद रखिएगा। 127 में ये प्रोविजन दिया गया है कि जो भी जजेस हाई कोर्ट के जो एलिजिबल हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस बनने के लिए, उन हाई कोर्ट जजेस को एडहॉक जजेस के रूप में सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट कर दिया जाएगा जब कोरम नहीं पूरा होगा। आर्टिकल 127 में बोला गया है। चलो 30वां प्रश्न, वस्तु एवं सेवा कर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को बताओ। 101 संविधान संशोधन के तहत भारत में जीएसटी लागू किया गया था, एकदम सही है। 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत भारत में जीएसटी को लागू किया गया था, ठीक है। या एक प्रत्यक्ष कर सुधार है, ठीक है, ये दिया गया। और भारत में अगर जीएसटी के बारे में हम देखें तो 1 अप्रैल 2017 से लागू हुआ था। तो ध्यान दीजिएगा क्लास, जीएसटी जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स है, अप्रत्यक्ष कर है, तो ये गलत हो गया। भारत में जीएसटी जो है वो अप्रैल में नहीं जुलाई में लागू हुआ था, तो ये भी गलत हो गया। तो यहाँ पर कौन सा कथन सही नहीं है बोला गया है, तो 1 और 2 आपका सही नहीं है, डी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये जुलाई 2017 में 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया गया था, गुड एंड सर्विस टैक्स, जो कि एक इनडायरेक्ट टैक्स है, अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है। और कौन सा संविधान संशोधन था? 101वां संविधान संशोधन था। चलो अगला प्रश्न देखिए 31। भारत के किस राज्य ने मानव विकास प्रतिवेदनों का प्रकाशन सर्वप्रथम किया था? तो बताइए, सबसे पहली बार ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को किस स्टेट ने पब्लिश किया था बोला गया है? हमारे उत्तर प्रदेश ने नहीं, अरुणाचल प्रदेश ने नहीं, हिमाचल प्रदेश में नहीं, मध्य प्रदेश ने। ध्यान रखिएगा, सी सही उत्तर है, ठीक है। 1995 में सबसे पहला राज्य जो था ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को पेश करने वाला, वो मध्य प्रदेश था। अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की अगर हम बात करें, इससे रिलेटेड प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा जाता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या क्या डायमेंशंस हैं इसको मेजर करने के लिए। सबसे पहला है लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, ठीक है, कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, लोग कितनी उम्र तक जीवित रह रहे हैं, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। फिर नॉलेज की बात अगर हम करें तो स्कूल की बात हम कर रहे हैं कि कितने साल लोग स्कूल जा रहे हैं, ठीक है, तो स्कूलिंग पर फोकस किया गया है। डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, यहाँ पर जीएनआई पर कैपिटा पर। ये पेपर में प्रश्न पूछा जाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को कैलकुलेट करने के लिए कौन कौन से 3 डायमेंशन हैं? तो याद रखिएगा, लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, ठीक है, नॉलेज स्कूलिंग जिसमें है, एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये तीनों डायमेंशन इंक्लूड किए जाते हैं एसडीआई को कैलकुलेट करने के लिए। पेपर में कई बार पूछा गया है पास्ट ईयर में, तो ध्यान दीजिएगा। चलो अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न देखो 32। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम रिप्रेजेंट द लोकल टाइम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? भारतीय मानक समय निम्नलिखित में से किस स्थान के स्थानीय समय को दर्शाता है? तो बताओ, कोलकाता, नई दिल्ली, इलाहाबाद या चेन्नई? इलाहाबाद मतलब प्रयागराज। प्रयागराज में एक जगह है नैनी, ठीक है, तो ये इसका सही उत्तर होगा। ध्यान दीजिएगा, सही उत्तर क्या होगा? प्रयागराज, नैनी, ठीक है, सी सही उत्तर होगा। अब अगर आपसे बोला जाए, अगर हम देखें तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, 82 डिग्री 30 मिनट्स जो है वो पूर्वी देशांतर का भारतीय मानक समय देशांतर रेखा है, जो कि प्रयागराज के नैनी से गुजरती है। और अगर आपके परीक्षा में पूछे कि और कौन कौन राज्यों से जो है वो आईएसटी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है उसकी रेखा गुजरती है, तो ध्यान दीजिएगा, ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है आईएसटी। ये भी परीक्षा में पूछा जा सकता है प्रश्न। 33 प्रश्न को अब हम देखते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि हम लोग मिक्स्ड इकोनॉमी की बात कर रहे थे, और हमारे भारत में किस तरीके की अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो ध्यान दो, इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है बोला गया है? तो आर्थिक क्रियाएं
निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में सक्रिय होती है। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको बताया जब हम बात करते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी की तो यहाँ पर स्टेट इकोनॉमी के साथ साथ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की भी हम बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का भाग योगदान होता है। इसमें संसाधनों पर जनता एवं सरकार दोनों का नियंत्रण होता है, बिल्कुल सही है, जनता का भी नियंत्रण होता है और स्टेट का भी नियंत्रण होता है। इसके अंतर्गत आर्थिक निर्णय लाभ को अधिकतम व सामाजिक कल्याण दोनों उद्देश्यों को ध्यान में रखकर दिया जाता है। मैंने आपको बताया जब हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का हम प्राइवेटाइजेशन के गुणों की बात करेंगे तो वहां पर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पर ध्यान दिया जाएगा, लेकिन जब हम स्टेट इकोनॉमी की बात करेंगे, हम बात करेंगे पब्लिक की, तो यहाँ पर वेलफेयर पर ध्यान दिया जाएगा। तो ये भी सही है, इसमें अधिकतर संसाधनों पर निजी क्षेत्रों का नियंत्रण होता है, ये गलत है, ये गलत है। ठीक है, अगर हम देखें तो मोस्ट ऑफ द रिसोर्सेज क्या प्राइवेटली उसको मैनेज किया जाता है, नहीं, ये गलत है यहाँ पर। ठीक है क्लास, कोई दिक्कत? अगर आपको एक बार और प्रश्न पढ़ना है तो वीडियो को पॉज होके पढ़ लीजिए प्रश्न ध्यान से, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से पढ़ लीजिएगा, जैसा भी आपका मन करे। अगला प्रश्न देखें, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहां पर है? ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है, बताओ इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहां पर है? तो ये लखनऊ में है, सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? कोई न्यायालय राज्यपाल को किसी कर्तव्य पालन के लिए विवश नहीं कर सकता। भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया अर्ध न्यायिक है। अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा आहूत की जाती है और अनुच्छेद 76 क्लॉज 1 के अनुसार महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा स्वविवेक से की जाती है। तो बताओ सही उत्तर क्या होगा? टाइम लेना है, ले लो। देखो, सबसे पहले बोला गया है कि कोई भी कोर्ट कंपेल नहीं कर सकता है गवर्नर को टू परफॉर्म एनी ड्यूटी। ये बिल्कुल सही है, कोई भी न्यायालय राज्यपाल को किसी कर्तव्य पालन के लिए विवश नहीं कर सकता है। भारत के राष्ट्रपति का महाभियोग की प्रक्रिया अर्ध न्यायिक है। ये क्या है? इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट की बात हम आर्टिकल 61 में कहते हैं और मैंने आपको बताया है कि जो इम्पीचमेंट जो है वो पहले क्या होता है, पहले जिस हाउस में इंट्रोड्यूस किया जाता है उसके 1/4 मेंबर को उसे साइन करना होता है और जब वो साइन करके उसको पास कर देते हैं तो एक कमेटी बिठाई जाती है जो कि क्या की जाती है, जो कि मतलब देखती है कि जो आरोप लगे हैं वो सही है कि नहीं, और 14 दिन का टाइम भी दिया जाता है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं ये क्वासी जुडिशियल है। ठीक है, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत संयुक्त बैठक बुलाई जाती है ना राष्ट्रपति द्वारा, जिसकी की अध्यक्षता कौन करता है? स्पीकर करता है, ये भी सही है। आर्टिकल 76 के अनुसार अगर हम देखें महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है, अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति की जाती है, ये भी सही है राष्ट्रपति द्वारा, लेकिन ये राष्ट्रपति के द्वारा स्वविवेक से की जाती है नहीं। यहाँ पर ये जो है डिस्क्रिशनरी नहीं होती है, डिस्क्रिशन पे नहीं करता है राष्ट्रपति, बल्कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से एड एंड एडवाइस लेता है। तो इस वजह से ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। एक छोटी सी मिस्टेक है, स्वविवेक जो लिखा है, डिस्क्रिशन लिखा है, ये गलत है। ठीक है, यहाँ पर वो कंसल्ट करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से। तो डी आपका सही उत्तर हो गया। देखिए, संविधान अनुच्छेद 76 के तहत भारत में महान्यायवादी के पद का सृजन किया जाता है। महान्यायवादी भारत सरकार का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है जो भारत सरकार को विधिक मामलों पर सलाह देता है, ये आपको पता है। अब 76 के अनुसार महान्यायवादी की नियुक्ति संघीय मंत्रिपरिषद के को सलाह पर राष्ट्रीय द्वारा की जाती है तथा वह राष्ट्रपति के, यहाँ पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, गलत लिखा है। जो मंत्रिपरिषद होते हैं वो राष्ट्रपति को सलाह देते हैं ना। आर्टिकल 74 में क्या बोला गया है? जो राष्ट्रपति है वो वर्क करेगा ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो यहाँ पर जब भी हम बात करेंगे अटॉर्नी जनरल की तो उसको राष्ट्रपति अपॉइंट करता है, लेकिन अपने डिस्क्रिशन पे नहीं, बल्कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से एडवाइस लेने के बाद, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर,
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार डैश के खिलाफ उनके कार्यालय के दौरान किसी अदालत में आपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया भी है कि कंपेल नहीं कर सकती कोर्ट या फिर किसी भी तरीके की आपराधिक कार्यवाही किसके प्रति नहीं की जा सकती है, प्रधानमंत्री नहीं, उपराष्ट्रपति नहीं, मुख्यमंत्री नहीं, राज्यपाल। तो सही उत्तर क्या है? सी आपका जो है वो सही उत्तर है। ठीक है क्लास, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, इतनी चीजें क्लियर हो गई। तो चलो आज की क्लास का ये आखिरी प्रश्न भी था। तो हमने आज की क्लास में कम से कम 36 या 37 प्रश्नों को देखा है। ठीक है, तो आज के जो प्रश्न थे वो छोटे थे, इसीलिए हम लोग मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन को डिस्कस कर पाए। तो क्लास ध्यान दीजिएगा, हर सेशन में हम यही करेंगे। कुछ सेशन में लेंदी क्वेश्चंस को रखा जाएगा, ठीक है, ताकि वो भी प्रैक्टिस आपकी होती रहे। कुछ पेपर में, मतलब टेस्ट में हम लोग शॉर्ट क्वेश्चंस को भी देखेंगे ताकि ये भी प्रैक्टिस होती रहे, और कुछ में पास्ट ईयर क्वेश्चंस को भी देखा जाएगा। तो पूरी कोशिश की जाएगी कि मैक्सिमम तरीके के क्वेश्चन आपके साथ मैं कवर कर पाऊं, और मैक्सिमम सब्जेक्ट से भी, ताकि हर सब्जेक्ट आपका तैयार हो जाए। हाँ, बस आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है मेरी कि कोई भी ऐसा सब्जेक्ट है जिसके कि स्पेसिफिक क्वेश्चंस या स्पेसिफिक टॉपिक आपको नहीं समझ में आते हैं, तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट क्लास में आपके बताए हुए टॉपिक को कवर कर लूँ। जैसे कि मेरे बहुत से स्टूडेंट मुझे कमेंट बॉक्स में बताते भी हैं कि मैम ये टॉपिक नहीं समझ में आया है, तो वो एक्सप्लेन कर दीजिएगा। और कोशिश करिए मुझे टॉपिक जो है ना वो आप एकदम रीसेंट क्लास में बताइए। जैसे आज की क्लास हुई है तो इसमें आप कमेंट करिए, तो कमेंट पढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर क्लास बहुत पुरानी हो जाती है तो हम लोग सारे कमेंट्स नहीं पढ़ पाते हैं। इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ, हर क्लास को देखिए, किसी भी क्लास में कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। चलो अब आज के सेशन को यहीं पे एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। सारे लेक्चर्स को जरूर देखो, ठीक है, स्पीड फास्ट करके देखो, जैसे मन करे वैसे देखो, लेकिन पूरे लेक्चर्स को एक बार जरूर देख लो। आपकी परीक्षा के लिए ये सारे टॉपिक्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और लास्ट में आपसे यही कहूंगी, अपने स्वास्थ्य का ध्यान दो, अपने प्रति विश्वास रखो, ठीक है, अपने पर विश्वास रखो, ईश्वर पर विश्वास रखो, माता पिता के आशीर्वाद पर विश्वास रखो, आप जरूर सफल होंगे। ठीक है, इसकी चिंता बिल्कुल भी मत करो। जब भी परेशान होते हो, शीशे के सामने खड़े हो के अपने आप को ध्यानपूर्वक देखो और कहो कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ। क्योंकि जब तक आपको अपने खुद पर विश्वास नहीं होगा ना, तब तक कोई भी आपको सफल नहीं कर सकता है। तो अपने अंदर एक विश्वास आपको रखना पड़ेगा, उसके बाद कर्म भी करना पड़ेगा। ठीक है, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी और आप सफल जरूर होंगे। तो धन्यवाद क्लास। इसी तरीके से मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए, खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए, ठीक है, और अपने स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।